नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। जैसे मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया हुआ था कि घटना चक्र की पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। हिस्ट्री की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। आज से हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र की ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें पहला सेक्शन है भारत का भूगोल और दूसरा सेक्शन है इसका विश्व का भूगोल। अब भारत के भूगोल के अंतर्गत जैसे कि सेगमेंट यहाँ पे फर्स्ट है, सामान्य परिचय के अंतर्गत 6 टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। अब इन 6 टॉपिक से देखेंगे तो लगभग आपको 70 के आसपास विगत कुछ वर्षों में, चाहे हम लोग यूपीएससी की बात कर लें, किसी स्टेट पीसीएस की बात कर लें, सबके द्वारा पूछा गया है। रिपीटेशन होने के यहाँ से चांसेस अधिक होता है, या फिर इन प्रश्नों को देख के आप प्रश्नों की प्रकृति का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। और जैसे मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि घटना चक्र को कराने का मेरे पीछे जो मकसद है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए क्लास ही में एक एक क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे डिस्कशन करना, जो कि मैं ऑलरेडी इसे कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। टाइमर लगा है, आप लोग कमेंट करते रहें। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे सही है, लेकिन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग अभी 17.7 के आसपास, ठीक है, 70.7% के आसपास पूरे के पूरे, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ भारत ही कंटेन करता है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है, जैसे हम लोग विषुवत रेखा की बात करते हैं तो 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। लेकिन भारत पूरा का पूरा चूँकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ पे पूछ रहा है सीधे सीधे कि भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में भी तो फैला हुआ है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इस तरह की सावधानी आपको बरत के चलना होगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। यमोत्तर जो रेखा है इसी 82.5 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, इसी 82.5 डिग्री पे यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4। यहाँ पे आप लोग देखने का पूरा प्रयास कीजिए। अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जो विश्व का जो देश हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 इधर हो जाएगा रसिया। रसिया के बाद से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रसिया के बाद से बात करें हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा कनाडा। कनाडा के बाद 3rd नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे चाइना। तो यहाँ पे नंबर 1 रसिया, 2nd में ऊपर यहाँ पे हो जाएगा कनाडा, 3rd में हो जाएगा यहाँ पे चाइना, 4थे नंबर पे हो जाएगा यूएसए, जैसे कि यहाँ पे 4थे नंबर पे। 5वें नंबर पे कौन कंट्री होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 5वें नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील। और 6ठे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे इंडिया, ठीक है। पूरे के पूरे यहाँ पे अगर भारत के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए तो अक्षांश और देशांतर रेखा को भी पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अक्षांश की बात करें हम लोग तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का जो दक्षिणतम जो क्षेत्र है, खासकर ग्रेट निकोबार वाला एरिया है, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6 डिग्री 4-5 मिनट के आसपास, 4-5 मिनट यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, चूँकि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं ऊपर देखेंगे इधर तो लगभग सियाचिन के क्षेत्रों की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा जो अक्षांशीय विस्तार है इसका 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास। तो रेंज आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। वहीं यहाँ पे मुख्य भूमि से अगर पूछा जाए अक्षांश की स्थिति तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे 6 डिग्री यहाँ पे नीचे है तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लेके जाइए, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री
4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी मैंने बताया हुआ था, बहुत आसान सा प्रश्न हो गया, 7वां स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे कि फिर से मैं रिपीट कराता हूँ आपको, नंबर 1 कौन था यहाँ पे? रसिया था। सेकेंड में यहाँ पे हो जाएगा कनाडा, थर्ड में यहाँ पे हो जाएगा चाइना, फोर्थ में हो जाएगा यहाँ पे यूएसए, 5 में हो जाएगा ब्राज़ील, 6 में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7 में हो जाएगा यहाँ पे भारत। तो एक क्रम आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। 7 जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े देश है, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। ठीक है, रटेंगे तो फिर लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। ये मैप को देख के पूरा ठीक है, इसको माइंड मैपिंग करते चलना है। नेक्स्ट, भारतवर्ष आकार में विश्व का डैश डैश क्या है? यहाँ पे कमेंट आप लोग करते चले, कमेंट में देख रहा हूँ। ठीक है, सबको रिप्लाई करना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग बिल्कुल कमेंट करते रहें। भारतवर्ष आकार में विश्व का, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ये गलत है। संपूर्ण मानव जाति का 17% यहाँ पे जनसंख्या है। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के द्वारा 1994 में जब एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें प्रश्न को पूछा गया था। तो 1994 में खुद आप सोच सकते हैं कि जो वहाँ पे जो सेंसस लगाया जाएगा, जैसे कि 1991 का लगाया गया होगा, तो उस समय यहाँ पे संपूर्ण मानव जाति का जो जनसंख्या था पूरे भारत में देखा जाए तो 17% था जनसंख्या। वहीं अगर हम लोग करेंट सिनारियो की बात करें, खासकर अगर हम लोग 2011 का जनगणना को यहाँ पे मान के चले, तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 17.5% के आसपास, 17.5% के आसपास। वहीं अगर हम लोग करेंट सिनेरियो की बात करें, हालांकि 2023 का जनगणना भी देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, 2011 में ही होने वाला था, लेकिन 2021 में ही होने वाला था। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोविड की वजह से इसको यहाँ पे टाल दिया गया और अभी मतलब अनुमान है कि फिर से यहाँ पे सितंबर अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाए। लेकिन चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है तो संभावना कम ही है कि लोकसभा चुनाव के पहले फिर से जनगणना कंप्लीट हो पाए। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि 2011 के सेंसस से ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अभी ओवरऑल यहाँ पर हम लोग बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो टोटल पूरे जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है अराउंड यहाँ पे 8 बिलियन के आसपास, 8 अरब के आसपास है। और इसमें सोच पा रहे हैं यहाँ पे भारत का जो जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन के आसपास, 1.4 बिलियन के आसपास, तो अभी वर्तमान में हो जाएगा 17.7% के आसपास। ठीक है, तो चूँकि अब विश्व में आपको जैसे पता है कि चीन को पछाड़ते हुए भारत जनसंख्या में नंबर 1 भी बन चुका है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? टोटल गांवों की संख्या कितनी है? 5 लाख, 6 लाख, 30,000, 8 लाख। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल गांवों की संख्या बताई गई थी लगभग 6,40,932। यही एग्जैक्ट आंकड़ा है, यहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़ा है। ठीक है, ऐसा कोई भी आसपास भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, देख पा रहे हैं 6,30,000 है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी। जैसे मैंने बताया कि अभी भी 2021 का सेंसस कंप्लीट नहीं है, तो 2011 का आप लोग अभी फ़िलहाल 1-2 साल जो भी एग्ज़ाम आने वाला है 2011 का सेंसस को ही पूरी तरीके से ठीक है क्लियर कर ले। ऑलरेडी इतने दिनों से कर रहे हैं तो क्लियर हो ही गया होगा, तो यहाँ पे फोकस करें। ठीक है, नया जब तक अपडेट डेटा यहाँ पे नहीं होता है सेंसस का, तब तक प्रश्न यहीं से आने की संभावना बनी रहती है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल
3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। खुद आप सोच के बताइए क्या सही है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार इधर देखा जाए, ठीक है, सिंपल मैप है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो मैंने आपको बताया हुआ था अभी 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर यहाँ पे सियाचिन का जो क्षेत्र है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। वहीं यहाँ पे कह रहा रेखांशीय विस्तार, अर्थात इसको आप देशांतरीय विस्तार भी समझ सकते हैं। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जैसे कि गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है वहाँ से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा, और इधर अरुणाचल प्रदेश के तरफ, अरुणाचल प्रदेश के तरफ ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये भारत पूरा पूरा पूर्वी गोलार्ध में है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट लगता है, ठीक है, ईस्ट यहाँ पे। तो ये भी बिल्कुल सही है, ए बी सी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। अब यहीं से आसानी से, ठीक है, आप इसे कैच कर पाएंगे। अभी टोटल वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या यहाँ पे कितनी है, ध्यान रखिएगा, 28 राज्य हैं अभी टोटल, 28 राज्य, और इसके अलावा टोटल केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। टोटल यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि यहाँ पे मैप में देखिए, ये हो जाएगा इधर लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख, इधर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का, देखिए 1 और 2 यहीं पे हो गया। उसके बाद इधर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा के लगभग इसी के आसपास, ठीक है, सीमावर्ती इलाका में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको चंडीगढ़, चंडीगढ़। इधर नीचे आएंगे यहाँ पे तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दमन और दीव। थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, इधर तो इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा पौंडीचेरी का क्षेत्र, पौंडीचेरी का क्षेत्र, और यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3, इधर हो जाएगा 4, सॉरी पौंडीचेरी उल्टा हो गया, ठीक है, पौंडीचेरी इधर ना होगा यहाँ पे, ठीक है, इधर लगभग चेन्नई के अराउंड मान लीजिए पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, पौंडीचेरी हो गया 6, इधर हो जाएगा 7 नंबर यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। अंडमान ऊपर का क्षेत्र है और नीचे वाला ये जो आइसलैंड आप लोग देख रहे हैं ये निकोबार का क्षेत्र है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा गया था तो बिल्कुल सही था, अभी हुआ है हाल ही में, ठीक है, तो इसीलिए ये उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ये भी सही है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है भूमि का विस्तार, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका इधर निकला हुआ है तो सूर्योदय यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है जिस घाटी का नाम है डोंग वैली, और डोंग वैली में एक गांव बसा है डोंग गांव, डोंग गांव। एग्जाम में कभी कभी इस गांव को पूछ लेता है। तो सबसे पहले भारत में सूर्योदय इसी डोंग गांव में होती है, इसी डोंग गांव में होती है, ठीक है। कमेंट आप लोग करते चलना है। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मैप में आसानी से आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो इलाका है यहाँ पे, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा डोंग वैली, डोंग वैली, या फिर आप डोंग विलेज के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अक्षांशीय विस्तार से क्षेत्रफल पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार का। भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है, यहाँ पे आपको बताना है पूरा का पूरा
यहाँ पे उत्तर से दक्षिण यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से ठीक है पूरा पूरा अक्षांशीय विस्तार को आपको बताना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ ऐसा कोई करेक्ट उत्तर यहाँ पे नहीं है। देख पा रहे हैं 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड है, यहाँ पे 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड है। ऐसा कोई भी मैचिंग यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो यहाँ पे हो जाएगा डी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करें, जैसे कि हम लोग बात करें इधर गुजरात का जो इधर कच्छ का जो इलाका है, यहीं से अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है। सॉरी, अक्षांशीय नहीं होगा ना, यहाँ से होगा देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, जिसकी टोटल अगर यहाँ पे वैल्यू देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर देखेंगे देशांतरीय विस्तार तो यहाँ पे कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट। वही हम लोग अक्षांशीय विस्तार की यहाँ पे बात करें तो मुख्य भूमि से कितना है यहाँ पे तो 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको यही जो क्षेत्र है सियाचिन का क्षेत्र, सियाचिन का क्षेत्र, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास, 6 मिनट के आसपास। तो अब यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं ऐसा कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 37 डिग्री 17 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे 25 मिनट के आसपास है, तो इसीलिए कोई उत्तर यहाँ पे करेक्ट नहीं था। ठीक है, हो जाएगा कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजर रहा है बाकी इनमें से दिए गए किन एक राज्यों से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका बहुत आसान सा उत्तर हो जाएगा, जिससे पंजाब बहुत ऊपर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर ये तो और भी ऊपर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए इधर सिक्किम के इक्विवेलेंट यहाँ पे देखा जाए अक्षांशीय विस्तार में, तो ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको राजस्थान में। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, देख पा रहे ये है सिक्किम और ये है यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, तो बहुत ही यहाँ पे क्या है ऊंचा वच में है, ऊंचाई में है, या फिर कह सकते हैं कि ठीक है उच्च अक्षांशों में फैला हुआ है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? यहाँ पे नाम बताना है आपको। कितना डिग्री है यहाँ पे तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है, नागौर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 68 डिग्री के आसपास हमने जस्ट देखा हुआ था गुजरात के क्षेत्रों की तरफ, कच्छ के क्षेत्रों की तरफ। और जैसे ही उसके पूरब की तरफ आएंगे, पूरब की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पे जिला मिलेगा बड़ा सा जैसलमेर, पूरा पूरा मरुस्थलीय इलाका यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर। ठीक है, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसलमेर। ये वाला था यहाँ पे 68 डिग्री, तो जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग ठीक है 70 डिग्री के आसपास। और कौन सा देशांतर है यहाँ पे? पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न बहुत ठीक है पुराना यहाँ पे पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, तो उस समय यहाँ पे झारखंड भी शामिल था। इसका मतलब 2000 पहले के पूछा गया है। इसमें अगर देखा जाए ठीक है तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्क रेखा की यहाँ पे बात की जा रही है। तो और उत्तर यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? खुद सोच के देखिए। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश बहुत ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग कर्क रेखा को भी यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पूरे पूरे अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से ये पास होते हुए आपको नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 गुजरात है, सेकेंड में राजस्थान, राजस्थान का निचला जो क्षेत्र है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का कर्क रेखा जो कि एक बिल्कुल एक काल्पनिक रेखा है। तीसरे नंबर पे है यहाँ पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पाँचवा में झारखंड, छठा में वेस्ट बंगाल, सातवां में इधर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, और 8वां में हो जाएगा इधर मिजोरम। बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है मार्केट में, ठीक है अवेलेबल है, गमछा झार, ठीक है मतलब अंत नहीं है इसका। बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक इसके लिए बनाया गया है, आप भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल माइंड मैपिंग को क्लियर करके चलिए, शॉर्ट ट्रिक वगैरह ठीक है बाकी वनडे एग्जाम में काम देता है। यहाँ तो अगर आप बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मायने रखता है, माइंड मैपिंग मायने ही रखता है।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। कर्क रेखा की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे गुजरात था, बिल्कुल था यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी था। उत्तर प्रदेश बहुत यहाँ पे थोड़ा ऊंचा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। झारखंड यहाँ पे रहेगा। तो 1, 2 और 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। बहुत आसान सा, ठीक है, सवाल था। कर्क रेखा गुजरती है, अब कमेंट करिए आप लोग, बहुत आसान सा जवाब होना चाहिए। कर्क रेखा जैसे कि, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, सब तो ठीक है। झारखंड भी छूट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारा वो राज्य मौजूद है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इन सभी से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने प्रदेशों से था बताइए कमेंट करके, ठीक है। टोटल यहाँ पे था 8, ठीक है, 8 राज्यों से होकर पास करती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। बहुत आसान सा है, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर। मिजोरम के जस्ट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मणिपुर। अभी वर्तमान में वहाँ पे बहुत अधिक देखा जाए तो मणिपुर कहीं न कहीं, ठीक है, गृह युद्ध का शिकार होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। खासकर मैती कम्युनिटी को लेके यहाँ पे ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो इस करेंट सिनारियो का भी आप ध्यान में रख के ज़रूर चलेंगे, ठीक है। तो जस्ट मिजोरम से ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा आपको मणिपुर का क्षेत्र। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मिजोरम और यही है मणिपुर, लेकिन इसको कर्क रेखा टच नहीं करती है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब ये बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। यूपीएससी के द्वारा इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है, बनाया जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करिए। अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है, उज्जैन है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अर्थात कर्क रेखा अगर ये है यहाँ पे तो सबसे नज़दीक इनमें से जो भी यहाँ पे सिटी दिया हुआ है, कौन से सिटी है यहाँ पे, ठीक है। अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है, इसके अलावा यहाँ पे उज्जैन है। इसका करेक्ट उत्तर मैं बता देता हूँ यहाँ पे गांधीनगर। गांधीनगर। अब थोड़ा यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए, ताकि आसपास का इस तरह का प्रश्न जब भी दिया जाए तो आसानी से आप लोग उसे बना पाएँ। अगर हम लोग ये, ठीक है, कर्क रेखा की बात करें तो गांधीनगर आपको कहाँ है? बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे कर्क रेखा, ठीक है, बिल्कुल इसके पास से यहाँ पे गुजरती है गांधीनगर। कर्क रेखा गांधीनगर से पास से होकर यहाँ पे, ठीक है, मतलब गुजरती है यहाँ पे। अगर इसकी अक्षांशीय रेखा की यहाँ पे बात करें तो 23 डिग्री 19 मिनट के आसपास। और हमें पता है कि कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री हो जाएगा। इसी 23.5 डिग्री को 23 डिग्री 30 मिनट भी लिखा जाता है, 23 डिग्री 30 मिनट भी लिखा जाता है। तो देख पा रहे हैं जस्ट थोड़ा सा कर्क रेखा के नीचे है यहाँ पे 23 डिग्री 19 मिनट में गांधीनगर, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। बाकी और भी क्षेत्रों को देख सकते हैं, जैसे कि उज्जैन था। उज्जैन इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उज्जैन की अगर हम लोग अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो लगभग हो जाएगा यहाँ पे 23 डिग्री 9 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। वहीं था जबलपुर, इधर देखने के लिए मिल जाएगी जबलपुर ये हो जाएगा 23 डिग्री 11 मिनट के आसपास। तो सबसे पास में कौन है जो 30 के आसपास हो? सब में 23 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे डिफरेंस महज यहाँ पे, ठीक है, 11 के आसपास ही आएगा। बाकी जगह देखेंगे यहाँ पे तो डिफरेंस क्या आएगा? अधिक आएगा यहाँ पे, तो नज़दीक हो जाएगा गांधीनगर। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न पूछा गया है। कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली है, जोधपुर है, नागपुर है, कोलकाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता, ठीक है। अब थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। पश्चिम बंगाल यही है, आपको कोलकाता देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। कोलकाता अगर इसकी अक्षांशीय अवस्थिति की बात करें तो ये देखने के लिए मिल जाएगा 23 डिग्री लगभग 30 मिनट के आसपास, 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट के आसपास। तो देखा जाए तो बिल्कुल ये कर्क रेखा के
मतलब जो कर्क रेखा है इसके ऊपर से ही यहाँ पे पास करते हुए नजर आएगी, क्योंकि 23 डिग्री 30 जो मिनट है एक कर्क रेखा का भी वैल्यू है, कर्क रेखा का, तो इसीलिए कलकत्ता करेक्ट उत्तर होगा। बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करें जैसे जोधपुर की इस साइड में, तो जोधपुर का अक्षांशीय विस्तार जो है कर्क रेखा से ऊपर है, तो स्वाभाविक सी बात है ऊपर ही होगा। 26 डिग्री लगभग, ठीक है, 37 मिनट के आसपास। वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, लगभग इधर दिल्ली की, तो दिल्ली का अक्षांशीय विस्तार और ऊपर चला जाएगा 28 डिग्री 25 मिनट के आसपास दिल्ली का क्षेत्र है। वहीं अगर हम लोग नीचे आए, नागपुर था एक ऑप्शन में, तो नागपुर इधर हो जाएगा, ये तो कर्क रेखा से बहुत नीचे है, इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 21 डिग्री 09 मिनट के आसपास, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट सिटी है इसका वैल्यू आपको याद नहीं करना है, वैल्यू कोई याद नहीं कर पाएगा, हाँ, लेकिन आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत अधिक होना चाहिए। ट्रिक से आप कर ही नहीं सकते हैं इसको, आपका बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, मतलब जो मेमोरी जो है यहाँ पे फ़ोटो खींचने की क्षमता अधिक होना चाहिए, होता है ना फोटोग्राफिक मेमोरी। अगर इस चीज़ों को देख रहे हैं आप तो बिल्कुल आपका उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी आप देख पा रहे हैं कि कौन क्षेत्र कहाँ है, और ये तभी हो पाएगा, फोटोग्राफिक मेमोरी तभी हो पाएगा जब इसको आप बार बार देखेंगे, ठीक है, बार बार देखेंगे बिल्कुल वो दिमाग में छप जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? बहुत सिंपल सा जवाब होगा इसका, कर्क रेखा बीच से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है, जो कर्क रेखा है, ठीक है, नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश। तो यहीं से देखने के लिए मिल जाएगी। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ऐसे ऊपर कोई भी रेखा नहीं है हमारे पृथ्वी के ऊपर, काल्पनिक रेखा है, यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। जो भी यहाँ पे, ठीक है, रेखा है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, या जो भी और ऊपर भी यहाँ पे हम लोग बात कर लें उच्च अक्षांश के क्षेत्रों की तरफ 45 डिग्री में खींचा गया है, 66.5 डिग्री पे खींचा गया है, सब एक काल्पनिक रेखा के रूप में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये भारत का मैप देखिए, और यहाँ से मैं कर्क रेखा बना दे रहा हूँ, सॉरी, कर्क रेखा यहाँ से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नीचे मिजोरम था, मिजोरम किधर त्रिपुरा था, लेकिन मणिपुर मैंने बताया गया था कि मिजोरम से जस्ट ऊपर है, जो कि कर्क रेखा वहाँ से पास नहीं करती है। तो हो न हो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मणिपुर बिल्कुल ही कर्क रेखा से ऊपर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। इसमें मैं देखता हूं आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हैदराबाद है, चेन्नई है, भोपाल है, दिल्ली है। इसका मैं करेक्ट उत्तर बता देता हूं दिल्ली। अब दिल्ली कैसे होगा, कोई अगर मेंशन करे कमेंट में तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। दिल्ली कैसे होगा बताने की आप लोग कोशिश करें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, गर्मी के दिनों में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, गर्मी के दिनों का मतलब है यहाँ पे सूर्य के क्या हो रहा है, पूरी तरीके से उत्तरायण हो गया है। लगभग 21 जून के आसपास अगर देखा जाए प्रैक्टिकली यहाँ पे, तो सूर्य कहाँ चमकने लगता है? बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर। और आप लोगों ने, ठीक है, जो शिफ्टिंग थ्योरी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट हो जाना, प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट हो जाना, खासकर गर्मी के दिनों में, उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होता है तो प्रेशर बेल्ट भी देखा जाए तो 5 डिग्री से 10 डिग्री यहाँ पे उत्तर में खिसक जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग कर्क रेखा की बात करते हैं गर्मी के दिनों में, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ पे भले मौजूद है यहाँ पे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य का शिफ्टिंग लगभग 5 से 10 डिग्री और उत्तर में हो जाता है। जैसे कि राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ, ये इलाके में अगर यहाँ से अगर आप डिस्टेंस का मेजर करेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिल्ली इधर है, नीचे भोपाल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट उत्तर यहाँ पे होगा कि कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, दिल्ली के अलावा और अगर राज्यों को देखा जाए, जैसे कि हैदराबाद तो बहुत नीचे हो जाएगा,
उसके साथ चेन्नई भी बहुत नीचे हो जाएगी इधर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। भोपाल और दिल्ली में कन्फ्यूजन था जो कि मैंने यहाँ पे दूर कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट था, यहाँ पे सबसे नज़दीक है, यहाँ पे जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। चलिए कमेंट करिए आप लोग फटाफट। इसका करेक्ट उत्तर मैं बताता हूँ यहाँ पे जबलपुर। अब जब जबलपुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, यहाँ पे जबलपुर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जबलपुर वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जबलपुर। अगर इसके हम लोग अक्षांशीय अवस्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 11 मिनट के आसपास है। बाकी और भी क्षेत्र है, जैसे हम लोग वाराणसी की बात करते हैं तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा। वाराणसी इसका हो जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री 18 मिनट। सब यहाँ पे नॉर्थ लगा लीजिएगा, छांस में, ठीक है। कई जगह नॉर्थ में नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड है, आप लोग समझ जाइएगा। और देशांतर में ईस्ट लगा लेना है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं इधर, ठीक है, अहमदाबाद। इधर देखने के लिए मिल जाएगी आपको अहमदाबाद, ठीक है। अगर इसकी हम लोग अक्षांशीय अवस्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 02 मिनट के आसपास। वहीं हम लोग उज्जैन की बात करें तो इधर उज्जैन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में उज्जैन का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 09 मिनट। तो इस दरमियान देखेंगे तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन कर्क रेखा के सबसे निकट है यहाँ पे, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जबलपुर, ठीक है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, काटती है, 2 बार काटती है? बहुत आसान सा जवाब है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे माही नदी। इसको थोड़ा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देखा जाए माही नदी यही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे एक जो चंद्रकार जो आपको दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल काटते हुए आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हम लोग माही नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है, देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से निकलती है। उद्गम स्थान यही है इसका, मिंडा सरदारपुर, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है। उसके बाद से थोड़ा ऊपर जाएगी तो देख पा रहे हैं ये राजस्थान के क्षेत्रों को थोड़ा बहुत टच करते हुए जाएगी। तो राजस्थान, इसका मैं उद्गम में लिख देता हूँ, उद्गम इधर मध्य प्रदेश से होते हुए एंट्री करेगी राजस्थान में, और राजस्थान के जरिए ही यहाँ पे एंट्री करेगी गुजरात में, और फिर उसके बाद से खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाएगी, अरब सागर में जाके मिल जाएगी। अब इसमें कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो इधर जाखम नदी है, यहीं पे आपको माही जमनालाल परियोजना देखने के लिए मिलेगा, छोटी छोटी परियोजना है। इसके अलावा इधर देखेंगे यहाँ पे सोन नदी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिल्कुल, जब जाखम नदी और इधर जो, ठीक है, ये सोन नहीं है, ध्यान रखिएगा, सोन नहीं है, सोन तो बिहार की तरफ हो जाएगी ना, ये है सोम नदी। इसी के संगम के आपको वेणेश्वर त्रिवेणी संगम देखने के लिए मिल जाएगी, और इधर आके फिर, ठीक है, खंभात की खाड़ी में आके गिर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा, हाँ, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से देखिए, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह क्या होगा? तो यहाँ पे मैं कुछ सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसे आप लोगों को यहाँ पे सीखना होगा, ताकि आगे चल के मानक समय से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा उसे आप बता पाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि पृथ्वी 360 डिग्री अपने अक्ष पे पूरी तरीके से घूर्णन करती है, ठीक है, अपने अक्ष पे पूरी तरीके से घूर्णन करती है, तो दिन और रात होता है, और दिन और रात कितने घंटे में होता है? तो अप्रोक्स, ठीक है, 24 घंटे में। अब इस 24 घंटे को हम लोग आसानी से मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 24 × 60। अब यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? 24 × 60
डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल तो ये वैल्यू आता है आपको 4 मिनट के आसपास, 4 मिनट के आसपास। तो आप आसानी से यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि 1 डिग्री जब बोला जाता है तो उसका मतलब होता है 4 मिनट, 4 मिनट। तो इसका मतलब कि अगर 15 मिनट बोला जाएगा, 15 मिनट बोला जाएगा तो 15 × 4 हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटा। तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होगा यहाँ पे। अब यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, याम्योत्तर मतलब 82.5 डिग्री, याम्योत्तर मतलब 82.5 डिग्री, 82 डिग्री मैंने बताया था 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। स्वाभाविक सी बात है, अर्धरात्रि ही अगर भारत में हो रहा है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भारत से वो क्षेत्र कहाँ होगा, पूरब की तरफ होगा। पश्चिम की तरफ जाएगा तो फिर और अंधेरा हो जाएगा, पूरब की तरफ जाएगा तभी उजाला होगा। तो इसका मतलब हम लोग +6 कर सकते हैं, यहाँ पे +6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, खुद आप बताइए। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 बजता है, 6 बजता है तो यहाँ पे आप 15 × 6 कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 19 मिनट, ध्यान रखिएगा 19 मिनट। और फिर इसमें आपको ऐड करना है 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे। यहाँ पे जब आप, ठीक है, 19 मिनट यहाँ पे ऐड करेंगे, 90 मिनट ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, लगभग 172 डिग्री 30 मिनट कहाँ आ जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा बी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आपको किसी भी विश्व में किसी भी क्षेत्र का टाइम लाइन निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जीएमटी का वैल्यू 0 होता है। जीएमटी से देखा जाए, जैसे इस मैप को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, यही है, ठीक है। जीएमटी देख पा रहे हैं यहाँ पे 0, ठीक है। यहीं से जो टाइम वैल्यू यहाँ पे लिया जाता है, देख पा रहे, बाकी इधर प्लस लगा हुआ है, प्लस, ठीक है। इधर हो जाएगा 12 घंटे प्लस और इधर हो जाएगा -12 घंटे। तो यहाँ पे यही जगह देखा जाए तो तिथि रेखा का भी निर्धारण होता है बेरिंग स्ट्रेट के आसपास 24 घंटे का। तो यहाँ पे अब जितना भी है, ठीक है, जैसे कि 180 डिग्री इधर हो जाएगा और 180 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे चूंकि ये मैप है, ग्लोब होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 360 डिग्री एक जगह पे जाकर बन जाएगा। और ये वही जगह है यहाँ पे, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट के आसपास, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए भारत को, तो चूंकि भारत का जो यामोत्तर रेखा खींचा गया यहीं से 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो 82.5 डिग्री यहाँ पे खींचा गया है, ठीक है। अब 82.5 डिग्री का मतलब यहाँ पे हो जाए, सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा लगभग 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब कि जीएमटी से ग्रीनविच जो मीन टाइम है, भारत 5.5 घंटे क्या है आगे है, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो इस ऐसे ही, ठीक है, किसी भी स्टेट का आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक पता हो कि उसका जो देशांतर का जो एंगल आपको पता लग जाए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे भारत का पता लग गया कि 82.5 डिग्री के आसपास है, तो 82.5 डिग्री × 4 कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो क्या किया जाता है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और गुजरात का यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। और हमें पता है इसका जो वैल्यू हमें पता है 68 डिग्री 4 मिनट यहाँ है, और यहाँ है 97 डिग्री 30 मिनट के आसपास यहाँ है। तो दोनों को अगर आप डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा टोटल 29 डिग्री 26 मिनट के आसपास, 26 मिनट के पास। और इसको 4 कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी टाइम वैल्यू हो जाएगा मिनट में निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 117 मिनट के आसपास, 117 मिनट, ठीक है। और 117 मिनट मतलब लगभग 2 घंटे, 60 होता है ना, 60 × 2
120 हो जाएगा, 120 मिनट बराबर लगभग 2 घंटे। तो यहाँ पे चूँकि एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एक कोई ना कोई टिक करना होगा। तो आसपास कौन दिखाई दे रहा है, यही दे रहा है यहाँ पे बी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है, ये वाला ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है। वैल्यू आपको हमेशा हर हाल में यही है ना, प्रैक्टिस, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षांश का वैल्यू या देशांतर का वैल्यू, जब आप घटना चक्र को लगा रहे होते हैं मेरे साथ, तो बार बार वही चीज़ें कितने बार रिपीट होती है आपको क्लास ही रूम में क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है। अगर आपको यहाँ पे मैपिंग का पोर्शन ध्यान नहीं है तो समस्या फिर से होगी। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। अब मैंने बताया था कि जबलपुर बिल्कुल आपको इधर देखा जाए छत्तीसगढ़ की तरफ आपको दिखाई देगी, और इंदौर और भोपाल तो बिल्कुल सेपरेट एक तरफ है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। तो यहाँ पे बड़ोदरा उधर गुजरात के तरफ, और पुणे हो जाएगा सबसे नीचे, पेशवा वाला आपको याद होगा कहीं। ठीक है, और औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है, लगभग महाराष्ट्र में बीच का वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, औरंगाबाद ये बिहार वाला नहीं है, ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला है। तो ये बिल्कुल सही है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, अर्थात चेन्नई ऊपर है और बेंगलुरु क्या है, नीचे है। तो इसे ध्यान में रखना होगा आपको। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3। इस तरह का प्रश्न कौन पूछ सकता है, यूपीएससी ही यहाँ पे बना सकता है। थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था आपको जबलपुर, 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 और इधर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भोपाल खुद दिया हुआ है, और एक दिया हुआ था उज्जैन, यहाँ पे दिया हुआ, उज्जैन नहीं इंदौर दिया हुआ था। और बोल रहा है कि इंदौर और भोपाल के बीच कौन है, जबलपुर है। क्या सही है? बिल्कुल गलत है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे पूछा यहाँ पे कि गुजरात में जो बड़ोदरा का जो क्षेत्र है, बड़ोदरा है, और नीचे कौन सा यहाँ पे पुणे का क्षेत्र है, इसके बीच कौन सा क्षेत्र है, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद यहाँ है, बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बेंगलुरु और चेन्नई की हम लोग बात करते हैं। बेंगलुरु इधर होगा, ठीक है, बाबा भूदान की पहाड़ियाँ, कहीं आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बाबा भूदान की पहाड़ियाँ उसी के आसपास, ठीक है, बेंगलोरी ऊंचावच पे स्थित है। इसीलिए बेंगलुरु का मौसम, ठीक है, खासकर बहुत ही शानदार होता है, ना बहुत अधिक ठंडी ना बहुत अधिक गर्मी। तो यहाँ पे अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो बेंगलुरु यहाँ पे चेन्नई से नीचे है, बेंगलुरु चेन्नई से नीचे है। बेंगलुरु की बात करें यहाँ पे तो 12 डिग्री 39 मिनट, और वहीं चेन्नई की बात करें तो 12 डिग्री 54 मिनट, महज 4 मिनट का अंतर है, सोचिए। और ऐसे में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में गलत करके ही आएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है देशांतर के निकटतम है। यहाँ पे अब देशांतर मतलब खड़ी जो डंडी है यहाँ पे 82.5 डिग्री पे, उसके आसपास यहाँ पे कौन है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रीवा, रीवा, ठीक है। अगर रीवा की हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल ही आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगी रीवा, रीवा का क्षेत्र है यहाँ पे रीवा, ठीक है। बाकी ठीक है, सागर है, उज्जैन है, होशंगाबाद, ये इस क्षेत्र से ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको याम्योत्तर रेखा, इससे काफ़ी दूर है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, और पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है खुद बताइए आप लोग। पूर्वाह्न का मतलब मॉर्निंग है या इवनिंग है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। पूर्वाह्न का मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग, और मॉर्निंग का मतलब होता है यहाँ पे AM, AM, ठीक है। 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय यहाँ पे क्या होगा। स्थानीय समय पूछा जा रहा है, शिलोंग का यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे पूछा जा रहा है, 92 डिग्री, 92 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि पूर्वाह्न के 10 बजे हैं भारतीय मानक के अनुसार, और भारतीय मानक कितना है यहाँ पे तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिग्री 30 मिनट के आसपास आ जाएगा। और इसको हम लोग अगर टाइम में कन्वर्ट करेंगे
तो ये आ जाएगा, ठीक है, 4 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा 30 मिनट, सॉरी 30 नहीं होगा, 9 चौके 36, 38 मिनट के आसपास आ जाएगा, 38 मिनट के आसपास आ जाएगा। अब 38 मिनट निकल गया और पूर्वाह्न के 10 बजा हुआ है ना, यहाँ पे सुबह हो रहा है, 10 बजा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ऐड करना होगा, 10 प्लस 38 मिनट जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10.38 मिनट, 10.38 मिनट, ठीक है। तो 10 ऐसे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, आप ऐसे लिखिए, 10 बज रहा है 00, अब प्लस 00 ऐसे 38 मिनट, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10:38। यही इसका करेक्ट उत्तर होगा शिलोंग का, यही होगा शिलोंग का करेक्ट उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। शिलोंग किसकी राजधानी है? ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। चलिए, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न है यहाँ पे, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय यहाँ पे क्या होगा? स्थानीय समय क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 120 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और भारतीय मानक का आपको पता है 82 डिग्री 30 मिनट, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट के आसपास आ जाएगा। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो ये हो जाएगा 150 मिनट, और 150 मिनट का मतलब 2 घंटा 30 मिनट हम लोग कर सकते हैं, 2 घंटा 30 मिनट कर सकते हैं यहाँ पे। कितना सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय क्या बोल रहा है? मध्याह्न बोल रहा है, और मध्याह्न का मतलब बीच में, इसका मतलब 12 बजे, ठीक है, मध्याह्न 12 बजे, ठीक है, दोपहर का समय है। अब इसमें कितना जुड़ जाएगा? 2 घंटा 30 मिनट जुड़ जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट, तो कुल मिला के यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 12 2 14, 2:30। अब AM होगा कि PM होगा, खुद बताइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मध्याह्न हो गया तो PM हो जाएगा। तो यही टाइम जोन है, ठीक है, इसको आसानी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई समस्या हो, ठीक है, किसी भी देश का निकालना हो तो आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत कंसीडर करके निकाल सकते हैं। वैसे डिग्री सबसे बेस्ट होता है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिल्कुल ऑड यहाँ पे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल आपको एक तरफ दिखाई देगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देख रहे हैं यहाँ पे सब बगल से, जैसे आंध्र प्रदेश है, यहाँ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे मैं लिस्ट ही बता देता हूँ, ठीक है, आपको कि याम्योत्तर जो रेखा, याम्योत्तर जो रेखा है, देशांतर रेखा है, ठीक है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ देखिए नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना से होके, तेलंगाना से होके ए याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा पास नहीं करती है, ठीक है। तो ये तो महाराष्ट्र बहुत दूर की बात है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में प्रयागराज का क्षेत्र है, जिसको इलाहाबाद भी पहले बोला जाता था, आपको नैनी का क्षेत्र हो जाएगा। कई जगह मिर्ज़ापुर सीरीज आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ठीक है, यही है मिर्ज़ापुर कालीन भैया, तो मिर्ज़ापुर, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82.5 डिग्री। ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 82.5 डिग्री डी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद नैनी के समीप से लिया जाता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य समय में अंतर पाया जाता है, कितना का अंतर है? तो मैंने बताया था अभी आपको मैप के माध्यम से कि GMT, ठीक है, जो लंदन की वेधशाला से होकर जिसको खींचा गया है 0 डिग्री पे, उससे 5.5 घंटे, 5.5 घंटे या 82.5 डिग्री भारत का मानक समय क्या है? आगे है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे,
बी, ठीक है, 5.5 घंटे। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह भी मैंने खुद बताया था आपको कि दोनों के बीच शुरुआती मैंने बताया था कि लगभग लगभग 2 घंटे का, ठीक है, गैप है, 117 मिनट का अंतर है। तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि सूर्योदय जब 5 बजे तीरप के अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हुआ है, 2 घंटे का गैप है, तो शाम में 5 ही बजे तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय इसी समय तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। 2 घंटे का अंतर है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे सूर्योदय अगर 5 बजे दिखाई दे रहा है, 5 बजे दिखाई दे रहा है, तो गुजरात के कांडला में कितने बजे दिखाई देगा? 7 बजे दिखाई देगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना। खुद सोच के देखिए कि इतना बड़ा एरिया है और यहाँ अंधेरा ही है, समझ रहे हैं? यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है 5 बजे, तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है? अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। और इसीलिए 2 घंटे का ये जो गैप है, यहाँ जब 5 बजेगा तो यहाँ लोग कितना बज जाएगा? 7 बज जाएगा। यही आपको समझना है। 5 बजे सूर्योदय यहाँ दिखाई देगा और उसी समय देखा जाए, ठीक है, तो सूर्योदय थोड़ी दिखाई देगा उस समय। 2 घंटे का जो गैप है, 7 बजे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए व्यवहारिक तौर पे थोड़ी बहुत देखिए समस्याएं आती है। अगर आप लोग गुजरात में होंगे तो सूर्यास्त होगा, अगर आप लोग बिहार से यूपी है तो घर पे बात करते होंगे तो बोलते होंगे कि देखिए गुजरात में भी क्या है? उजाला है। तो घर वाले बोलते होंगे देखो इधर तो अंधेरा हो गया है पूरा। यही अंतर है ना। यहाँ से 1 घंटे का अंतर होगा कि नहीं होगा? बीच में यहाँ से 1 घंटे का अंतर होगा। कोई टीवी सीरियल आ रहा है, सोचिए इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है उसके हिसाब से आएगा। 9 बजे टीवी सीरियल आ रहा है, सोचिए 9 बजे कोई टीवी सीरियल आ रहा है। तो अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो 9 बजे यहाँ पे जो टाइम जो लिया गया है यहाँ पे, वाकई में यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 1 घंटे 1.5 घंटे अधिक हो जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, रात हो वहाँ पे, बहुत रात हो जाएगा। इधर गुजरात में रहेंगे तो यहाँ पे 9 बज रहा है तो यहाँ पे लगेगा कि अभी जल्दी ही है, यहाँ पे उजाला ही दिखेगा। लगभग 8 बजे, मतलब लगभग 8 ही बजे वाला जो आइडियल कंडीशन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर है, पुणे है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। इसे देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर, अब दिल्ली अगर ये है तो यहाँ से अगर आप, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यही है देशांतर, यही है देशांतर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेंगलुरु मैंने बताया था यही है, बेंगलुरु यही है, बेंगलुरु, ठीक है। और बाकी सब दूर दूर आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, ठीक है, हैदराबाद के, तो इधर तेलंगाना, इधर हैदराबाद काफ़ी दूर हो जाएगा। इसके अलावा नागपुर की बात करते हैं, इधर नागपुर भी काफ़ी दूर है। इसके अलावा एक और क्षेत्र था पुणे, यहाँ है पुणे, ठीक है, तो पुणे भी यहाँ पे काफ़ी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नज़दीक यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? साउथर्न मोस्ट। साउथर्न मोस्ट का मतलब क्या है कि सबसे दक्षिण, मुख्य भूमि से लगा होना जरूरी नहीं है। उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम क्लियर कर लेना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये है दक्षिणतम बिंदु। यही एक ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार भी इसे बोला जाता है, ग्रेट निकोबार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और मुख्य भूमि से इधर कन्याकुमारी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा केप कमोरिन, केप कमोरिन। तो मुख्य भूमि से केप कमोरिन होगा। और ये यही क्षेत्र है, ठीक है, यही क्षेत्र है यहाँ पे इंदिरा कोल का, सियाचिन में, सियाचिन में है यहाँ पे इंदिरा कोल का, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल नाम से आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है, कि इंदिरा कोल मतलब इंदिरा गांधी से इसका कोई संबंध नहीं है।
इसका संबंध है लक्ष्मी जो होती है ना हिंदू धर्म में लिखे लक्ष्मी जो देवी है यहाँ पे, उनसे प्रेरित होके इस नाम को रखा गया है। ठीक है, ये नाम रखा गया है यहाँ पे बुल्क वर्कमैन के द्वारा, बुल्क वर्कमैन के द्वारा 1912 में रखा गया है। 1912 में नामकरण किया गया है। 1912 में देखा जाए तो अभी, ठीक है, जहाँ तक मेरी समझ है इंदिरा गांधी की, ठीक है, जन्म भी नहीं हुआ होगा, खुद सोचिए। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बहुत आसान सा जवाब होगा, बड़ा निकोबार में। बड़ा निकोबार दिया भी है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बहुत आसान है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बड़ा निकोबार में। भारत के कई राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पश्चिम में कौन सा है यहाँ पे? गुजरात, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, यही मैचिंग है। इधर हो जाएगा गुजरात और इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट है, भारत का दूरस्थ पश्चिम का बिंदु कौन सा है? दूरस्थ पश्चिम का बिंदु इधर। ठीक है, तो दूरस्थ यहाँ पे कौन हो जाएगा? गुजरात। पूरब में ध्यान रखिएगा, पूर्वी गोलार्ध की बात की जा रही है, पूर्वी गोलार्ध में ही भारत स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? पूरब की ओर सबसे अधिक अवस्थित है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, पूरब की ओर अवस्थित है। कौन सा राज्य है, सॉरी, कौन से राज्य का ये राजधानी है? लखनऊ। यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर बात करें हम लोग हैदराबाद की, तो यहाँ है हैदराबाद। हैदराबाद के साथ साथ देखा जाए तो और भी क्षेत्र था, जैसे कि भोपाल यहाँ है, भोपाल के साथ एक और क्षेत्र था बेंगलुरु, और ये है लखनऊ। तो सबसे पूरब में कौन दिखाई दे रहा है? लखनऊ ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए इसका, अच्छा ठीक है, देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री लगभग 21 मिनट के आसपास इसका देशांतरीय विस्तार है। ईस्ट में लिख देता हूँ। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर में मिलते हैं? किस स्थान पे मिलता है ये क्षेत्र? तो ये यहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में, इस मैप को देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। कन्याकुमारी में ये है हमारा प्यारा भारत, यहीं है कन्याकुमारी में। यहीं पे अरब, बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशियन सबका यहाँ पे मिलन होता है। यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा पाक स्ट्रेट, जिसके वजह से भारत और श्रीलंका सेपरेट होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है कि नहीं लगा है? असम, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइप का असम के यहाँ पे, ठीक है, कुछ रफली मान लीजिए, तो ये हो जाएगा असम। इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा भूटान, और इधर आपको छोटी सी सीमा है इधर बांग्लादेश से, एक और भी सीमा मिलती है बांग्लादेश से। ठीक है, और बीच ही में यहाँ पे है मेघालय, नीचे हो जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद हो जाएगा इधर मिजोरम, फिर इधर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा असम का क्षेत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। तो पश्चिम बंगाल ये है भूटान, तो ऐसे बना लीजिए, तो लगा ही है सीमा, भूटान से भी है, और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा जो सीमा देखा जाए तो, ठीक है, पश्चिम बंगाल से ही बनाती है। दूसरा विषय है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है। अब नीचे है मिजोरम, ठीक है, तो इधर लिंक होता है बांग्लादेश से भी, और इधर लिंक होता है, ठीक है, म्यांमार से भी। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, असम को देखिए, यही है असम का क्षेत्र। ठीक है, किससे किससे मिला है? भूटान तथा बांग्लादेश। मिला है कि नहीं मिला है? देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ सीमा है बांग्लादेश की, यहाँ सीमा है बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल कह रहा है, ठीक है, कि बांग्ला से देश तथा म्यांमार की सीमा से, तो ये हो जाएगा इधर ऊपर बांग्लादेश, ये हो जाएगा बंगाल, और ऊपर इधर भूटान तक मिला हुआ है दोनों का। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से किसकी नहीं मिलेगी? कॉमन सेंस है यहाँ पे, आसान सा जवाब हो जाएगा, मणिपुर से।
मणिपुर चूँकि अंदर हो जाएगा इधर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मणिपुर, ठीक है। तो बांग्लादेश के सीमा से मिलेगी नहीं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है। अब यहाँ पे कौन हो जाएगा करेक्ट उत्तर? बिल्कुल ऊपर होगा यहाँ पे नागालैंड होगा, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। यहाँ पे सीमा को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। बांग्लादेश से जो राज्य सीमा बनाती है, जैसे हम लोग थोड़ा बात कर ले यहाँ पे, बांग्लादेश से अगर वेस्ट बंगाल की सीमा की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ बनती है। देखा जाए यहाँ पे तो लगभग 2216 पॉइंट लगभग 7 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 7 किलोमीटर के आसपास नंबर 1 है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आता है मेघालय के साथ। ये जो एरिया देख रहे हैं मेघालय के साथ जो सीमा बनती है बांग्लादेश की 443 किलोमीटर के आसपास। तीसरे नंबर पे है मिजोरम के साथ, यहाँ पे देख पा रहे हैं मिजोरम के साथ बनती है 318 किलोमीटर की। और सबसे छोटी सीमा बनती है बांग्लादेश की असम के साथ, थोड़ा सा यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ है, दोनों को मिला देंगे तो असम के साथ सीमा बनती है 263 किलोमीटर की, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य यहाँ पे कौन कौन सा है? बांग्लादेश की सीमा से तो अभी हमने देखा था, ठीक है, कि उसमें पश्चिम बंगाल था, मेघालय था, असम था, त्रिपुरा था। ऐसा एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। देख पा रहे बांग्लादेश से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य। इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तो 5 राज्य हो जाएगा। कभी कभी राज्य का नाम भी दे देगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेघालय बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मेघालय। भूटान के साथ जो सीमा मिल रही है असम का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे वेस्ट बंगाल का। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? असम है, बिहार है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितना और ऑप्शन है दिया गया है यहाँ पे? बिहार, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिहार। हाँ, इसे आप लोग कमेंट करके बताएं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीकृत है, विचार विमर्श हुआ। इसी को आपको बताना है, ठीक है, वो जो 3 जो विवादास्पद जो विषय था वो यहाँ पे क्या क्या था, ठीक है। समग्र संवाद प्रक्रिया, इसी को बोला जाता है कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस, 1998 में हुआ था। जैसे ए हम लोग बात करें यहाँ पे तो जैसे सैन्य दलों का विनियोजन कच्छ के क्षेत्रों की तरफ किया गया था। बी की यहाँ पे बात करें तो सीमा विवाद का निपटारा को लेके, नियंत्रण रेखा को लेके, ठीक है। उसके बाद सी की बात करें तो सिंधु जल समझौते को लेके, सिंधु नदी जल बंटवारों को लेके खासकर, ठीक है। कुछ वहाँ पे बैराज बना हुआ है, जैसे कि बुलबुल और वुलर बैराज, बुलबुल और वुलर बैराज, ठीक है, इसके पानी को लेके यहाँ पे हुआ था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, देख पा रहे हैं, ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा, ठीक है, बी का हो जाएगा, सॉरी, ए का हो जाएगा 2 होगा ना, ठीक है, सीमा विवाद को लेके हुआ था, सीमा विवाद। और बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1, ठीक है, सैन्य दलों का विनियोजन, ठीक है। C3 का हो जाएगा यहाँ पे नदी जल बंटवारा, ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। तभी मैंने उल्टा बोल दिया था, सैन्य दलों का विनियोजन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, LAC में, LAC नहीं है, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, म्यांमार से जो सबसे अधिक जो सीमा बनाती है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। पूरी जो सीमा है देखा जाए पूरी लंबाई तो 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से। दूसरे नंबर पे आता है इधर मिजोरम से, देख रहे हैं इधर मिजोरम से देखा जाए तो लगभग 510 किलोमीटर, बहुत नज़दीकी मामला है। तीसरे नंबर पे आता है मणिपुर से म्यांमार की सीमा बनती है लगभग 398 किलोमीटर। और सबसे कम हो जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं, नागालैंड, ये हो जाएगा लगभग 215 किलोमीटर।
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, लगती नहीं है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। करेक्ट उत्तर हो जाएगा असम। असम देखेंगे ना यहाँ पे, तो जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, जो क्षेत्र है, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे इस मैप को देखने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। असम देखेंगे तो एक तरफ पूरा पूरा अरुणाचल का एरिया है और नीचे से देखेंगे, नीचे से तो नागालैंड का एरिया है। तो असम पूरा पूरा ढक जाता है, म्यांमार से उसे बॉर्डर उसका मैच नहीं करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। यही तो ठीक है, 4 राज्य हैं। तो इसमें करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, एक राजस्थान भी है ना, तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4। लेकिन जम्मू एवं कश्मीर यहाँ पे पूरा पूरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राज्य यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उसके बाद क्या हो जाएगा? राजस्थान। 5 नहीं होगा, 4 होगा कभी कभी, ठीक है। टंग स्लिप है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? जोड़ा कौन कौन सा है यहाँ पे? सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बहुत आसान से जवाब होगा, सिक्किम और यहाँ पे बिहार नेपाल से सटे। देख पा रहे हैं, यही है नेपाल, एक तरफ है इधर सिक्किम, एक तरफ है यहाँ पे बिहार। और भी नेपाल से सटा है, अगर हम राज्यों की बात करें तो इधर लखनऊ माने उत्तर प्रदेश और इधर हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? मैंने आपको बताया हुआ था, सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है किसके, मतलब जो सीमा है किसके साथ है? सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ है भारत की। यहाँ पे आप लोग मैप में देखने का भी प्रयास कीजिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है। ये सीमा मैंने बताया था 4096.7 किलोमीटर के आसपास। सबसे नंबर 1 बांग्लादेश, ठीक है। सबसे छोटी सीमा हो जाएगा इधर अफगानिस्तान के साथ, डुरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, कब की गई थी? याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को, जिसकी अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी, जिसका नाम दिया गया था रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो रेखा देख पा रहे हैं यहाँ पे, रेडक्लिफ रेखा ही से बोला जाता है। यहाँ पे सर्किक विवादग्रस्त की खाड़ी में समुद्री क्षेत्रों को लेकर लंबे समय तक, ठीक है, बना रहता है। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? देखिए आप लोग, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा बोला जाता है। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है, किसके साथ निर्धारित करती है? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, डुरंड जो लाइन अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। इसका जो निर्धारण किया गया था, निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल एक था जिसका नाम था, ठीक है, मोर्टिमर डुरंड, और इसी के नाम पे कर दिया गया। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस टाइप का सीमा रेखा का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा अध्यारोपित सीमा। चूँकि एक बाह्य सैनिक माने बाह्य जो शक्ति होती है ब्रिटिश शक्ति के द्वारा इसको मनमाया गया ना ज़बरदस्ती, इसको तुमको मानना ही होगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है अध्यारोपित सीमा, इसको बोला जाता है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? उत्तर पूर्वी रेखा का सीमांकन कौन सा रेखा करता है? मैकमोहन। 3 तो रेखा बहुत फेमस है ना, चाइना से मैकमोहन, पाकिस्तान से रेडक्लिफ और अफगानिस्तान से हो जाएगा डुरंड। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? बहुत आसान सा जवाब होगा, पाक जलढमरू मध्य, पाक स्ट्रेट भी जिसे यहाँ पे बोला जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच ही में जो, ठीक है, राम सेतु, एडम ब्रिज जिसे बोला जाता है, देख पा रहे हैं, यही है एडम ब्रिज, राम सेतु, और ये है पाक स्ट्रेट जो कि, ठीक है, दोनों अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। सिक्किम हो जाएगा करेक्ट उत्तर, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, नेपाल देख रहे हैं, भूटान है यहाँ पे, ठीक है, सिक्किम है, नेपाल है, यही है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन, ऊपर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। सिक्किम एक ऐसा छोटा सा भारत का राज्य है जिसके, ठीक है, 3 देशों का उससे सीमा निर्धारण उससे होता है, मैंने मिलता है, छोटा छोटा सीमा रेखा, नेपाल, भूटान और ऊपर चीन। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। किसके तरफ 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बताना होगा, ठीक है। तो इसका 3 तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्रिपुरा। 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्या है? सीमाएं यहाँ पे मौजूद है। इसको समझने का मैप में प्रयास कीजिए, देख पा रहे हैं त्रिपुरा है, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, तीनों तरह से, ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं त्रिपुरा को घेर के रखी हुई है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? यहाँ पे आरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करते चलता हूँ, बांग्लादेश के साथ 4096 पॉइंट लगभग, ठीक है, 7 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद चीन हो जाएगा, चीन के साथ टोटल यहाँ पे लगभग 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बनाती है लगभग 3223 किलोमीटर, 3223। उसके बाद हो जाएगा नेपाल 1751, नेपाल के बाद हो जाएगा म्यांमार के साथ हो जाएगी टोटल 1643। भूटान के साथ छोटी सीमा रेखा है, भूटान और अफगानिस्तान के साथ, भूटान के साथ 699, और अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा 106 किलोमीटर के आसपास। टोटल देखा जाए सीमा रेखा जो बना रही है भारत 15,106.7 किलोमीटर अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा भारत, ठीक है, बना रही है। तो इसमें आप आसानी से अब उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूछ क्या रहा है? सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ा किसके साथ है? बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना सारा चीज़ मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। पहला जो टॉपिक था सामान्य जो जानकारी, उसका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। आप लोग फीडबैक अपना देते रहें और बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। पूरी घटना चक्र की सीरीज इसी वे में कंप्लीट होगी, बशर्ते आप लोग भी सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें एंड वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है, देखिए यूट्यूब में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सब कोई घटना चक्र को लाइन बाय लाइन पढ़ के निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ, और ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी भी उसी तरीके से जा रहा है। आने वाले दिनों में पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, इसके अलावा इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, सबको मैं इसी तरीके से बारी से कंप्लीट कराऊँगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।